हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं और आज के सेशन के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में हम आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ ही आपको व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। और जो पिछली क्लासेज में बच्चों के डाउट्स रह गए थे एक आध क्वेश्चन में, वो भी आज की क्लास में हम क्लियर कराने वाले हैं। तो धीरे से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। तो चलिए कम समय में बेहतर रिविजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रेपिंग प्रक्रिया का संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, वस्त्र धुलाई, वस्त्र में परिधान डिजाइन करना, कपड़े को बुनना या वस्त्र को रंगना। यहाँ पर आपसे ड्रेपिंग प्रक्रिया का संबंध किससे ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, वस्त्र में परिधान डिजाइन करना, ये ड्रेपिंग प्रक्रिया का संबंध इससे है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ड्रेपिंग एक तकनीक है जिसमें बिना काटे हुए कपड़े को सीधे शरीर या डमी पर डिजाइन कर उसे रूप दिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लगभग 45%, लगभग 90%, लगभग 55% या लगभग 30%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55% होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, जो तरल भाग होता है और पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट को परिवहन करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, 55%। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सिद्धांत शैक्षिक विकास को 3 भागों संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक में विभाजित करता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, फ्रायड का मनोयौन सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण या एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिद्धांत शैक्षिक विकास को 3 भागों जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और यहाँ पर क्रियात्मक में विभाजित करता है। जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक विकास 3 क्षेत्रों में होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान, भावात्मक यानी कि भावना और क्रियात्मक यानी कि कौशल। और ये ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़े को चमकदार बनाती है। ऑप्शन यहाँ पर दे, कैलेंडरिंग, डाइंग, प्रिंटिंग या स्टोन वॉशिंग। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़े को चमकदार बनाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, कैलेंडरिंग। ये यहाँ पर फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़े को चमकदार बनाती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कैलेंडरिंग में कपड़े को रोलर्स से दबाया जाता है, जिससे उसकी सतह चमकदार और चिकनी हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल्स। आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्लेटलेट्स। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लेटलेट्स रक्त जमाव में सहायक होता है, जिससे रक्तस्राव रुकता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। और रक्त के थक्के जमने में विटामिन के भी सहायक होता है। विटामिन के यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो इसमें ये भी सहायक होता है, ये भी ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। आपको यहाँ पर ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। CFC एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त होती है। ये वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को नष्ट करती है, जिससे यूवी किरणों से सुरक्षा कम होती है, इसलिए आंसर हमारा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, केवल प्राथमिक उपचार देना,
अस्पताल में दवाइयाँ देना, समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और सेवाएं जोड़ना, या यहाँ पर प्रशासनिक कार्य करना। आपको यहाँ पर समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और सेवाएं जोड़ना। ये यहाँ पर इसकी भूमिका है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे टीकाकरण, पोषण, सफाई, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में जागरूकता फैलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तस्राव के समय प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहला उपाय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पट्टी खोलना, पानी पिलाना, रक्तस्राव वाले स्थान को दबाना या रोगी को खड़ा करना। आपको यहाँ पर ब्लीडिंग के समय प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहला उपाय क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्तस्राव वाले स्थान को दबाना। ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या की साथ में। रक्तस्राव रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान को साफ कपड़े या पट्टी से दबाना चाहिए, जिससे रक्तस्राव कम हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में न्यूरॉन किसका मूलभूत क्रियात्मक इकाई है? यानी कि न्यूरॉन किसकी मूलभूत क्रियात्मक इकाई है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या अस्थि तंत्र। आपको बताना है कि मानव शरीर में न्यूरॉन किसका मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो विद्युत संकेतों द्वारा मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के से संवाद करता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, जैव विविधता संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय भूमिका निभाती है? ऑप्शन यहाँ पर देगी, यूनेस्को, WHO, UNEP या FAO। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना है, क्योंकि अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताना है कि जैव विविधता संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय भूमिका निभाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, UNEP। ये यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। UNEP पर्यावरणीय कार्यक्रमों, नीतियों और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से संरक्षण में सहयोग करता है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आप फुल फॉर्म भी याद करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा UNEP। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक चिकित्सा में राइस पद्धति किस स्थिति में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, जहर की स्थिति में, रक्तस्राव में, मोच या मांसपेशी खिंचाव में या श्वास अवरोध में। आपको यहाँ पर राइस पद्धति किस स्थिति में प्रयुक्त होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मोच या मांसपेशी खिंचाव में ये पद्धति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या की साथ में। राइस यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करते ही चलेगा, रेस्ट आई कंप्रेशन एलिवेशन। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। यह पद्धति मांसपेशियों में खिंचाव या मोच के समय अपनाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा और इम्पोर्टेंट व्याख्या बन जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देगा, सोचने की क्षमता, रक्त का शुद्धिकरण, शरीर का तापमान, भूख प्यास और हार्मोन नियंत्रण या रक्त संचालन। ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शरीर का तापमान, भूख प्यास और हार्मोन नियंत्रण करना। ये हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है जो हार्मोन नियंत्रण, भूख प्यास और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, केवल आर्थिक लाभ बढ़ाना, पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता को सुरक्षित रखना या केवल औद्योगिक विकास करना। आपको यहाँ पर बताना है कि स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य
की आवश्यकता को सुरक्षित रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्थायी विकास का उद्देश्य है कि आज की जरूरतें पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधनों से वंचित न हो, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की संरचना में अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया शरीर को गति देना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, रक्त को साफ करना या ऊर्जा देना। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर की संरचना में अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये अस्थि मज्जा का कार्य है। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अस्थि मज्जा इनके बोन मैरो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं व प्लेटलेट्स बनाती है। यह शरीर का रक्त निर्माण केंद्र है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, CPR का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सिर दर्द के समय, उल्टी के समय, जब रोगी की सांस और हृदय गति दोनों रुक जाती है, या त्वचा जलने पर। और यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म भी याद करते हुए चलिएगा। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जब रोगी की सांस और हृदय गति दोनों रुक जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। CPR एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो दिल और फेफड़ों की क्रियाशीलता को फिर से शुरू करने के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच किस आयु में देखने को मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 6 से 12 महीने, 12 से 18 महीने, 18 से 24 महीने या 3 से 5 वर्ष। आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते हुए चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि बच्चों के भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच किस आयु में देखने को मिलती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये यहाँ पर 18 से 24 महीने के आयु में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस चरण में बच्चे छोटे छोटे वाक्य 2 शब्दों के बनाते हैं, जैसे मम्मी, पानी, जो टेलीग्राफिक स्पीच कहलाता है और ये 18 से 24 महीने की आयु में होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की ठोस संक्रियात्मक अवस्था इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में होती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और पियाजे के अनुसार 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी गई है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते ही चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं पर सोच सकता है लेकिन अमूर्त विचारों की समझ अभी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा 7 से 11 वर्ष आंसर सही होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ठोस वस्तु यानी कि यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, माइट्रल वॉल्व कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दे फेफड़ों और हृदय के बीच, बाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच या नीले और महाधमनी के बीच। आपको यहाँ पर माइट्रल वॉल्व कहाँ पाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते चलना है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बाएं अलिंद और दाएं यानी कि बाएं नीले के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। माइट्रल वॉल्व बाएं अलिंद और यहाँ पर बाएं नीले के बीच में होता है जो रक्त के एक तरफा प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते चलेगा और उस व्याख्या को इम्पोर्टेंट लगाते ही चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, गुणसूत्रों की जोड़ी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? ऑप्शन यहाँ पर दे केवल एक्स क्रोमोसोम द्वारा, केवल वाई क्रोमोसोम द्वारा, माँ के अंडाणु द्वारा या पिता के शुक्राणु द्वारा। और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है गुणसूत्रों की जोड़ी में लिंग निर्धारण
किस प्रकार से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पिता के शुक्राणु द्वारा लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। माँ के अंडाणु में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, पिता के शुक्राणु में एक्स या वाई हो सकता है। यदि वाई मिलता है तो पुत्र, एक्स हो तो पुत्री। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो वाई से यहाँ पर पुत्र लिंग का निर्धारण होता है और यहाँ पर एक्स एक्स हो तो यहाँ पर पुत्री होती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दे, बीमारियों का उपचार करना, स्वस्थ आदतों के प्रति जागरूक करना, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना या आय बढ़ाना। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वस्थ आदतों के प्रति जागरूक करना। ये स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं, सीखने के लिए खेल, सोचने के बारे में सोचना या रटंत विद्या। आपको यहाँ पर मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ है सोचने के बारे में सोचना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेटाकॉग्निशन एक उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच, समझ और सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यकृत में, अस्थि मज्जा में, तिल्ली में या मस्तिष्क में। आपको यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है ये आपसे पूछा गया है। तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते ही चलिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पर अस्थि मज्जा किस किस का निर्माण करती है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। तो हमारा आंसर वहाँ पर होने वाला है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 44, 46, 22 या 23। आपको यहाँ पर मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो मानव यहाँ पर शरीर में कुल यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः मानव कोशिका में 23 जोड़े यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 ऑटोसोम और 1 लिंग जोड़ी होता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछा गया है। इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पैनक्रियाज। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अलग से यहाँ से एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और यह ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है जो ऊंचाई, अंग वृद्धि आदि में सहायक होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, पिट्यूटरी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, स्वास्थ्य शिक्षा में ट्राइएज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, शिक्षा तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा में रोगी की प्राथमिकता तय करने की प्रणाली, टीकाकरण का तरीका या पोषण कार्यक्रम। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा में ट्राइएज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्राथमिक चिकित्सा में रोगी की प्राथमिकता तय करने की प्रणाली में यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ट्राइएज प्रणाली में किसी आपात स्थिति में रोगियों की गंभीरता के अनुसार उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26,
प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर देख, केवल स्मृति शक्ति तेज होना, केवल गणित में रुचि, समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता या पढ़ाई में रुचि न होना। आपको यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रतिभाशाली बालक में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और तीव्र बौद्धिक क्षमता होती है। वे नई विधियों से समस्या सुलझाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, समस्यात्मक बालकों में सामान्यतः कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे सकारात्मक सामाजिक व्यवहार, आत्मविश्वास में वृद्धि, ध्यान का अभाव, चिड़चिड़ापन या उच्च बुद्धि। आपको यहाँ पर समस्यात्मक बालकों में सामान्यतः कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर समस्या देखी जाती है ध्यान का अभाव और चिड़चिड़ापन, ये समस्यात्मक बालक में ये प्रवृत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समस्यात्मक बालकों में चिड़चिड़ापन, ध्यान भटकना, डर, असामाजिकता व्यवहार आदि देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, बाल अपराध के प्रमुख सामाजिक कारणों में क्या शामिल है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे पोषण की कमी, माता पिता का अनुशासन, पारिवारिक अपेक्षा, गरीबी और असामाजिक संगति, खेल में रुचि। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल अपराध के प्रमुख सामाजिक कारणों में क्या शामिल है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। पारिवारिक उपेक्षा, गरीबी और असामाजिक संगति, ये इसमें शामिल है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल अपराध का संबंध उन सामाजिक स्थितियों से होता है जहाँ बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, जैसे टूटा हुआ परिवार, गरीबी, गलत संगति आदि। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, पेशीय तंत्र का मूलभूत यहाँ पर कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे पाचन में सहायक, शरीर को संतुलन देना और गति प्रदान करना, रक्त का निर्माण या यहाँ पर हार्मोन बनाना। ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आपको यहाँ पर पेशीय तंत्र का मूलभूत कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। शरीर को संतुलन देना और गति प्रदान करना, ये पेशीय तंत्र का मूलभूत कार्य है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और संकुचन प्रसारण के माध्यम से शरीर की गति और संतुलन में सहायक होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए श्वास नली, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई या कंठ नली। आपको यहाँ पर श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर देते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एल्वियोलाई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फेफड़ों के एल्वियोलाई छोटे यानी कि वायु कोश में ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां किस प्रकार के स्राव करती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी या लार। आपको यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां किस प्रकार के स्राव करती है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, हार्मोन का स्राव करती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एंडोक्राइन यानी कि एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है जो शरीर की जैव रासायनिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, हार्मोन। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो संकट हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनालिन या ग्रोथ हार्मोन। आपसे यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो संकट हार्मोन कहलाता है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एड्रिनालिन। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं।
तो इसे यहाँ पर संकट हार्मोन भी ये कहलाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एड्रेनलिन शरीर को लड़ो या भागो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट जैसी स्थिति में तैयार करता है। ये तनाव, डर, उत्तेजना में सक्रिय होता है और इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन यहाँ पर देख, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ल्यूकोसाइट की वजह से, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण या नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त रंग का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और रक्त को लाल रंग देता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 2, 3, 4 या 5। आपको यहाँ पर मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 2 अलिंद और 2 नीले, यह रक्त के शुद्ध और अशुद्ध भाग को अलग रखते हैं। ये भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं चलेगा। और पिछली क्लासेज में मैंने पूरी व्याख्या सहित आपको ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो आप वो भी वहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त परिसंचरण में महाधमनी यानी कि अरोटा का कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, रक्त को फेफड़ों में भेजना, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाना या अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना या रक्त को शुद्ध करना। आपको यहाँ पर रक्त परिसंचरण में महाधमनी का कार्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाना, ये इसका कार्य है। यहाँ पर हम भी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। महाधमनी बाएं नीले से निकलती है और शरीर के सभी भागों को शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रोथ हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पैनक्रियाज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए। आपको बताना है कि ग्रोथ हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रोथ हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं जो ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, जिससे शरीर की ऊंचाई और अंगों की वृद्धि होती है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, आनुवंशिकता का मूलभूत इकाई क्या है यानी कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोशिका, गुणसूत्र, डीएनए या आरएनए। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में भी पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी लगाते चलिएगा। तो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डीएनए, ये इसकी मूलभूत इकाई है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डीएनए वह अणु है जिसमें आनुवंशिक जानकारी संचित रहती है। यह गुणसूत्रों की उपस्थिति होती है, यानी कि इसमें यहाँ पर गुणसूत्रों की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें 200, 206, 210 या 300। आपको यहाँ पर एक वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती है ये पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 206। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म के समय हड्डियों की संख्या अधिक होती है, यानी कि लगभग 270, लेकिन उम्र बढ़ने पर कुछ जुड़कर यहाँ पर हो जाती है 206। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और ये यहाँ पर 270 से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। आंखों की दृष्टि को नियंत्रित करने वाली ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पर देख, स्किन, टंग, आईज या कान। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर आंखों की दृष्टि को नियंत्रित करने वाली ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आईज। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आंखें दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं जैसे रोड या कोन के माध्यम से कार्य करती है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ऑक्सीजन लेना,
भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या रक्त का संचार करना। आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य है क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उत्सर्जन तंत्र शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट या जैसे यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 22, 23, 46 या यहाँ पर 44। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणसूत्रों से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो मानव कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 23 जोड़ी होते हैं, वहाँ पर हमारा आंसर होगा 23। लेकिन यहाँ पर संख्या पूछी गई है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं चलेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, श्वसन बढ़ाना, चयापचय को नियंत्रित करना, रक्तचाप बढ़ाना या रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाना। आपको यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चयापचय को नियंत्रित करना, ये इसका कार्य है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थायरोक्सिन ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये शरीर की चयापचय को नियंत्रित करता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, श्रवण किस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, आँख, कान, त्वचा या जीभ। आपको बताना है कि श्रवण किस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक कान से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कान ध्वनि की अनुभूति करने वाली ज्ञानेंद्रिय है जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थियों और पेशियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, स्नायु, कंडरा, उपास्थि या वसा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर अस्थियों और पेशियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने वाले उत्तक को कंडरा कहते हैं, यानी कि टेंडन कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कंडरा यानी कि टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि स्नायु यानी कि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो स्नायु यानी कि लिगामेंट कहा जाता है। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे मांसपेशियों और हड्डियों को पूछे जोड़ने को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर टेंडन कहा जाता है। और यहाँ पर हड्डी से हड्डी, वहाँ पर आपका आंसर लिगामेंट होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, किडनी में रक्त का छन्ना यानी कि फिल्टरिंग किस संरचना में होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, एरिटेरोल या ग्लोमेरुलस। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किडनी में रक्त का छन्ना किस संरचना में होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है जहाँ रक्त का छन्ना और यूरिया निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि किसे रक्त की यहाँ पर कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अलग से एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, वंशानुक्रम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, डार्विन, लिनियस, ग्रेगर मेंडल या वाटसन और क्रिक। आपसे यहाँ पर वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर देते चलिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक है ग्रेगर मेंडल। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर वंशानुक्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये किसके यहाँ पर पौधे पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया और इनके द्वारा वंशानुक्रम का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे रक्तचाप नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, या यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, मांसपेशी को शक्ति देना। आपको यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहले हम व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स। इंसुलिन पैनक्रिया से स्रावित होता है और यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, स्वाद की अनुभूति किस ज्ञानेंद्रिय से होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए स्किन, जीभ, आँख या नाक। आपसे यहाँ पर स्वाद की अनुभूति पूछी गई है, तो स्वाद की अनुभूति हमें जीभ से होती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं खट्टा, मीठा, नमकीन आदि यहाँ पर स्वादों को पहचानती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। यदि किसी संतान को माता से X और पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हो तो संतान का लिंग होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे कन्या, पुत्र, जुड़वा या नहीं कहा जा सकता। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हैं चलेगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि संतान को माता से X और पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त है तो संतान का लिंग क्या होगा। तो संतान का लिंग यहाँ पर पुत्र होगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपको यहाँ पर XX हो तो वहाँ पर आपका कन्या वहाँ पर आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। X माता और यहाँ पर पिता का Y, तो यहाँ पर XY तो ये पुत्र का यहाँ पर लिंग निर्धारण करता है। यदि यहाँ पर पिता देता है X और यहाँ पर माता भी यहाँ पर माता का X और पिता का भी X यहाँ पर, तो यहाँ पर कन्या वहाँ पर आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो बच्चों के डाउट्स रह गए थे एक आध क्वेश्चन में, वो हम आपको यहाँ पर कराने वाले। तो अभी धैर्य से आप क्लास को यहाँ पर देखते ही चलिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है और उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। और जिन बच्चों को हमेशा उन क्वेश्चनों में वहाँ पर डाउट रहता है, वो भी आज की क्लास में क्लियर यहाँ पर होने वाले। तो आप क्लास में बने रहिए। तो हमारा आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे त्वचा, यकृत, किडनी या मूत्राशय। तो यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर त्वचा है। अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तब आपका आंसर यहाँ पर यकृत होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो तब यहाँ पर आंसर होगा यकृत। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में जल, लवण आदि का निष्कासन होता है, ये भी एक उत्सर्जन अंग है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आइए बढ़ जाते हैं अपने डाउट वाले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये पहला हमारा डाउट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नवीन प्रचलनों को वो सबसे बाद में अभिकृत यानी कि अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन था। वहाँ पर अगर हम यहाँ पर आयोग के द्वारा हमने आपको बताया था कि आयोग के द्वारा ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर उठाया गया है, विलंबित अभिकारक। और मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी बताया था कि जो यहाँ पर आयोग के द्वारा ऑप्शन उठाए जाते हैं वे हम आपको यहाँ पर कराते हैं। लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बच्चे का इस क्वेश्चन में डाउट है लेकिन उनका डाउट भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा जो यहाँ पर उठाया गया ऑप्शन है वो यहाँ पर ए ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आपका लेगार्ड। तो हम यहाँ पर जो सही आंसर है वो यहाँ पर दूसरा आंसर है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ आयोग के द्वारा। तो हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन था कि नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो आयोग के द्वारा ए ऑप्शन यहाँ पर उठाया गया यानी कि विलंबित अभिकारक। और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को विलंबित अभिकारक कहते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 को पूछा गया है। तो मैंने आपको आयोग के द्वारा उठाया गया ऑप्शन यहाँ पर बताया था। आइए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि लेगार्ड किस तरह से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लेगार्ड। तो यहाँ पर हम व्याख्या लेकर आए, यह प्रश्न प्रसिद्ध नवाचार अभिकृत सिद्धांत से लिया गया है, जिसे यहाँ पर
अवरेट एम रोजर्स ने प्रस्तुत किया। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर एवरेट एम रोजर्स के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी कि इनोवेशन एडोप्शन थ्योरी, ये यहाँ पर दी गई थी एवरेट एम रोजर्स के द्वारा। आइए और भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार समाज में लोग किसी नए विचार, तकनीक या प्रचलन को अपनाने की गति के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। तो ये कितनी श्रेणियों में बांटे गए, तो 5 यहाँ पर श्रेणियों में बांटे गए हैं, जिसमें यहाँ पर नवाचार अभिकर्ता के 5 वर्ग है। यहाँ पर हम देखते चलेंगे। पहला यहाँ पर वर्ग है हमारा नवप्रवर्तक। यहाँ पर पहला हमारा नवप्रवर्तक है, सबसे पहले अपनाने वाले को नवप्रवर्तक कहते हैं। वही दूसरा है हमारा प्रारंभिक अभिकारक, यह जल्दी अपनाते हैं, समाज में प्रतिभाशाली। और तीसरा है हमारा आरंभिक बहुसंख्यक, यहाँ पर सोच समझकर अपनाते हैं। वहीं विलंबित बहुसंख्यक, ये समाज के दबाव में अपनाते हैं। वहीं हमारा लेगार्ड होगा, यानी कि मंदगामी, ये सबसे बाद में अपनाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का भी आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 5 नवाचार अभिकर्ताओं को 5 वर्गों में बांटा गया है, तो हमारा यहाँ पर 5वां यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर विलंबित अभिकारक जो दिया गया है वो समाज के दबाव में अपनाते हैं, यानी कि लेट मेजोरिटी, वहाँ पर वो आंसर ना होके यहाँ पर लेगार्ड हमारा आंसर होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। इसकी यहाँ पर विशेषताएं भी हम लेकर आए हैं। तो ये अत्यंत परंपरावादी होते हैं, यानी कि लेगार्ड्स यहाँ पर अत्यंत परंपरावादी भी होते हैं, नवीन विचारों और तकनीकों से दूर रहते हैं। जब तक समाज का अधिकांश हिस्सा नवीनता को नहीं अपनाता, ये तब तक इंतजार करते हैं। ये संदेहात्मक यहाँ पर होते हैं और कभी कभी मजबूरी में ही नया ट्रेंड अपनाते हैं। तो ये भी इनकी यहाँ पर विशेषता भी याद करते हुए चलेगा। अन्य विकल्पों में यहाँ पर जो गलत हो गए, यहाँ पर जो गलत विकल्प है वे गलत क्यों है, ये भी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो सके। तो पहला है यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है अभिलंबित अभिकारक, यानी कि विलंबित अभिकारक, यह लेट मेजोरिटी को कहा जाता है, लेकिन यह सबसे बाद में नहीं होते। तो ये यहाँ पर गलत, इसलिए आंसर यहाँ पर होगा नवप्रवर्तक, यानी कि इनोवेटर, ये तो सबसे पहले अपनाते हैं, इसलिए ये भी आंसर यहाँ पर गलत होगा। वही प्रारंभिक अभिकारक, ये जल्दी अपनाते हैं और समाज में ट्रेंड सेटर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत क्यों है, ये भी हमने आपको यहाँ पर बताया है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यहाँ पर बच्चे का अगले क्वेश्चन में डाउट्स है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम आयोग की बात करें, तो आयोग के द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पर उठाया गया है वह यहाँ पर आर्किडोनिक अम्ल, वो यहाँ पर उठाया गया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था। आर्किडोनिक अम्ल क्यों उठाया गया है, क्योंकि आर्किडोनिक अम्ल का संश्लेषण भी लिनोलिक अम्ल के कारण ही यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर इसलिए आयोग के द्वारा ये ऑप्शन यहाँ पर उठाया गया, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही होगा, लिनोलिक अम्ल। आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भी यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 को पूछा गया है। आप यहाँ पर देखिए आयोग के द्वारा तीसरा ऑप्शन उठाया गया आर्किडोनिक अम्ल। आर्किडोनिक अम्ल शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल है, तो वही आंसर हमने आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन ये यहाँ पर गलत क्यों है, ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन लिनोलिक अम्ल यहाँ पर सही होगा। लिनोलेनिक अम्ल के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हम आपको व्याख्या इसलिए यहाँ पर लेकर आए आपके लिए, ताकि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर हम आपको आर्किडोनिक अम्ल के बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं लिनोलिक अम्ल के बारे में। तो यह यहाँ पर आवश्यक वसीय अम्ल है, ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चले। एसेंशियल फैटी एसिड जो ओमेगा 6 यानी कि ओमेगा 6 वर्ग में आता है, ये शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह कोशिका झिल्ली के निर्माण और कार्य के लिए जरूरी होता है। यह त्वचा की रक्षा में भी सहायक होता है, ऊर्जा का स्रोत भी होता है, मस्तिष्क और नेत्र विकास तथा हार्मोन संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है। यहाँ पर लिनोलिक अम्ल यह भी एक आवश्यक वसीय अम्ल है, यानी कि हम अब यहाँ पर लिनोलेनिक अम्ल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिछली यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में आपको बताया लिनोलिक अम्ल के बारे में, यहाँ पर आप देखते चले। अब हम आपको यहाँ पर लिनोलेनिक अम्ल के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। यह भी एक आवश्यक वसीय अम्ल है, पर यह ओमेगा 3 श्रेणी में आता है, यानी कि लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा 6 यहाँ पर श्रेणी में आएगा, और यहाँ पर जो लिनोलेनिक अम्ल है वे यहाँ पर ओमेगा 3 श्रेणी में आएगा। यह शिशु के लिए जरूरी है, लेकिन प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिनोलिक अम्ल को ही माना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का भी आंसर है।
आइए देख लेते हैं यहाँ पर। यह लेनोलिक अम्ल से बनता है। यदि पर्याप्त लेनोलेनिक अम्ल मिले तो शरीर इसे स्वयं बनाता है। यह स्वयं आवश्यक नहीं होता। यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है क्योंकि लिनोलिक अम्ल सही उत्तर होगा। और भी आगे यहाँ पर देख लेते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। लिनोलेनिक अम्ल एक आवश्यक फैटी अम्ल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड समूह में आता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन शरीर इसे स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए हमें इसे आहार के माध्यम से प्राप्त करना होता है। यहाँ पर पोषण विज्ञान की भूमिका में इसकी, यानी कि पोषण विज्ञान में इसकी क्या भूमिका है, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लिनोलेनिक अम्ल शरीर में कई आवश्यक कार्य करता है। सेल झिल्ली की संरचना बनाए रखना, जैसे सूजन नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना, वहीं मस्तिष्क विकास और दृष्टि स्वास्थ्य में भी सहायक होता है। वहीं ये यहाँ पर आवश्यक फैटी अम्ल के रूप में होम साइंस के विषय में यह पढ़ाया जाता है कि आवश्यक फैटी अम्ल जैसे लिनोलिक और लेनोलेनिक अम्ल हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं, त्वचा की देखभाल और हार्मोन संतुलन के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर शिशु और बाल पोषण में सहायक, शिशुओं के मस्तिष्क और आंखों के विकास में लिनोलेनिक अम्ल युक्त आहार बहुत लाभकारी माना जाता है, इसलिए यह स्तनपान कराने वाली माताओं के आहार में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। आगे और भी यहाँ पर देख लेते हैं। खाद्य स्रोत के माध्यम से लिनोलेनिक अम्ल के प्रमुख स्रोत भी यहाँ पर दिए गए, जिसमें अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सोया तेल, कैनोला तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये यहाँ पर इसके मुख्य स्रोत है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलिएगा। अगर हम यहाँ पर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 संतुलन की बात करें तो होम साइंस में यह सिखाया जाता है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि असंतुलन से हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा आदि का खतरा बढ़ जा सकता है। ये भी आप यहाँ पर देखते हैं चलिएगा। अगर हम यहाँ पर याद रखने योग्य बातें देखें एग्जाम की दृष्टि से, तो लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा 3 फैटी एसिड है। वही शरीर इसे नहीं बना सकता, आहार से प्राप्त करना जरूरी है, यानी कि शरीर इसे नहीं बना सकता, ये आहार से ही प्राप्त करना जरूरी है। हृदय, मस्तिष्क और त्वचा के लिए लाभकारी। वहीं पोषण विज्ञान, आहार योजना, मातृ शिशु पोषण में इसका विशेष महत्व है। वहीं मुख्य स्रोत अलसी, चिया, अखरोट, कैनोला तेल आदि इसके मुख्य स्रोत है। तो इसकी एग्जाम की दृष्टि से याद रखने की मुख्य योग्य बातें भी हम आपके लिए लेकर आए। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर सारी व्याख्या भी लेकर आए, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें तो बुक में यहाँ पर वसा के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है कि शिशु को आवश्यकता अनुसार वसा की मात्रा दूध से प्राप्त हो जाती है। माता के दूध में वसा की मात्रा गाय व बकरी के दूध में पाई जाने वाली वसा की मात्रा के बराबर होती है, लेकिन भैंस के दूध में वसा की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलेनिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी आप देखते ही चलेगा, जो कि माता के दूध में अधिक पाया जाता है, जैसे मक्का, बिनोले आदि तेल, सोयाबीन आदि। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जो आपके यहाँ पर डाउट्स है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन उठाए गए वे ही मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, लेकिन मैं आपको अपनी क्लासेस में ये भी बताती हूँ कि जो आयोग के द्वारा जो ऑप्शन उठाए जाते हैं हम आपको वे बताते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं हम बाद में आपके वे भी क्लियर यहाँ पर कराते हैं। तो अगर आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट्स होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि हम आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर करा दे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।